मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी ने अपनी जो पिछली कक्षा है क्लास 10th उसको सक्सेसफुली और बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में पास किया है और आपने साइंस स्ट्रीम क्लास 11th में इलेक्ट की है। तो इसकी एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फिजिक्स जैसा कि हमें पढ़ना है, जब हमने साइंस स्ट्रीम इलेक्ट कर ही ली है तो अब साइंस स्ट्रीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिजिक्स। और इस फिजिक्स के नाम पे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है और ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको समझ के और अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको कोई और दूसरा नहीं मिलेगा। तो फिजिक्स बेसिकली है क्या? क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड मतलब फिजिक्स की दुनिया। तो इसको क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बट ये जो आप 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं ये उसकी एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसका। ये उसको इंट्रोड्यूस करेगा कि वो फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है, कितना कुछ है उसमें जो कि हम नहीं जानते हैं या जानते हैं तो बहुत थोड़ा जानते हैं। उसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यही हमारा पहला चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड। तो मैं नरेंद्र कुमार द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र कुमार द्विवेदी द फिजिक्स लवर में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला टॉपिक है, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? जैसा कि हम बहुत प्रीवियस क्लासेस से 8th ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस को जितना भी हमने पढ़ा है, अगर हम उसको वर्ड्स में डिफाइन करने बोलें कि साइंस क्या है या उसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहें तो हम साइंस को कैसे समझ सकते हैं? जो कुछ भी हमारे आसपास हमारे चारों तरफ हो रहा है या हमारी बॉडी में जो कुछ भी नेचुरल प्रोसेस हो रही है, उस चीज को एक सिस्टमेटाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो कुछ भी हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए वापस से हम अपनी क्यूरियोसिटी को कि क्यों ऐसा होता है उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और इस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हमारा जो कुछ भी एक सिस्टमेटाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज डेवलप होता है अबाउट दैट प्रोसेस, अबाउट दैट नेचुरल हैपनिंग, उसी नॉलेज को हम नाम दे देते हैं साइंस। जैसे अर्थ का रोटेशन की वजह से जो सीजन चेंज होना, डेज एंड नाइट्स का होना, इसके बाद में जो लीव्स हैं ट्री के टॉप पे वो कैसे हरी हैं जबकि पानी तो नीचे पड़ रहा है। हम खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद में बॉडी में एनर्जी कैसे डेवलप हो रही है, ये सारे कुछ प्रोसेसेस को जानना, उसको समझना ही हमारा क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अब हम साइंस को बेसिकली अगर देखें तो ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से। साइंटिया लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है नॉलेज, टू नो। साइंटिया का मतलब होता है टू नो। अब अगर हम इसका एक अरेबिक वर्ड देखें तो अरेबिक वर्ड है इल्म और उसका भी मतलब सेम होता है नॉलेज। तो इस तरीके से हम साइंस को बोल सकते हैं कि जो कुछ भी नेचुरल प्रोसेस हो रही है हमारे अराउंड, उसको थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स एक सिस्टमेटाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में उसके बारे में एक नॉलेज को डेवलप करना ही साइंस है। अब साइंस को हमने कैटेगराइज किया है, उसके दो टाइप्स
हमारे पास में आते हैं। अगर साइंस को हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास में एक आता है फिजिकल साइंसेस और एक आता है बायोलॉजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस क्या है? फिजिकल साइंसेस साइंस की वो टाइप्स हैं, वो ब्रांच हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करती है। तो हमारे पास में इस तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करने वाली ब्रांचेस हैं, जिसको हमने फिजिकल साइंसेस के अंडर में रखा है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ओशनोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल हैपनिंग के बारे में स्टडी करती हैं। जबकि वहीं पे हम लिविंग थिंग्स, लिविंग प्रोसेसेस, लिविंग हैपनिंग को जो स्टडी कर रहा है, उसको हम नाम दे देते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। तो बायोलॉजिकल साइंसेस हमारा लिविंग थिंग्स को स्टडी करता है, लिविंग प्रोसेसेस को स्टडी करता है। इसमें से हमारे पास में जो कैटेगराइजेशन फर्दर है, जिसको हमने इस बायोलॉजिकल साइंसेस के अंडर में रखा हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमारे पास में उस साइंस को हमने क्या कर लिया, दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, उसके टाइप्स बना लिए। वन विच स्टडी द लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड द अदर विच स्टडी द लिविंग थिंग्स। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड। तो कोई भी एक साइंटिस्ट अगर किसी नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करता है, तो वो किस मेथड को, कौन से स्टेप्स को, उसका क्या एटीट्यूड होता है उस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने का, क्या स्टेप बाय स्टेप उसकी अप्रोच होती है टू ऑब्जर्व दैट नेचुरल फिनोमेना। तो उस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को ही हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। और उस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हुए इन स्टडीइंग अ पर्टिकुलर नेचुरल प्रोसेस, वो कुछ लॉज गवर्न करता है जो कि उस फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो उस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को टेकन बाय साइंटिस्ट इन स्टडीइंग नेचुरल फिनोमेना, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, हमारा साइंटिफिक मेथड। अब ये जो साइंटिफिक मेथड है, इसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और वो क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब हमें क्या करना है, उस किसी भी नेचुरल प्रोसेस को अगर हमने देखा और उसको स्टडी किया, तो उस स्टडी में हमारा जो सबसे पहला स्टेप आता है कि हम उसके सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस कई बार लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। एक दो ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलता है, उसको हम कई बार मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं। और फिर उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हुआ, जो नेचुरल प्रोसेस है उसको जब हम लेबोरेटरी पे अपना एक सेटअप बना के और उस प्रोसेस को स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो सारी कंडीशंस हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस जो हो रही है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। बट फिर भी हमने उसको अपनी लैब में कन्फाइंड कर दिया है, इसलिए उसको हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस स्टडी ऑब्जर्व करते हैं, नोट डाउन करते हैं। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप आएगा, सेकेंड अप्रोच होगी अबाउट दैट नेचुरल प्रोसेस, स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वो जो ऑब्जर्वेशंस हमने लिए हैं, सेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो ऑब्जर्वेशंस को हम स्टडी करेंगे, नॉट ओनली क्वालिटेटिवली बट ऑल्सो क्वांटिटेटिवली। तो हम उसका थियोरेटिकल मैकेनिज्म, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो थ्योरी पार्ट है, उसको भी स्टडी करेंगे। और उसमें कौन कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूले, मैथमेटिकल
प्रोसीडिंग की जरूरत होगी वो भी हम वहां पे रीजनेट करेंगे। दोनों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग दोनों ही हम उसमें यूज करते हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करने के लिए। अब जो थर्ड स्टेप हमारा आता है, सजेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल फॉर द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। जो बिहेवियर हमने देखा नेचर में होता हुआ, उस बिहेवियर पे बेस्ड हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल सजेस्ट करते हैं कि हमारा ये मैथमेटिकल मॉडल बेस्ट डिस्क्राइब करेगा उस ऑब्जर्व नेचुरल बिहेवियर को जो नेचर में हो रहा है, जिसको हमने ऑब्जर्व किया है। नाउ फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, अब हम उस मैथमेटिकल मॉडल जो हमने सजेस्ट किया है उसको, उस पे बेस्ड हम प्रेडिक्शन करेंगे कुछ नए फिनोमेना जो कि हमारा सजेस्टेड मैथमेटिकल मॉडल दिखा सकता है, बता सकता है। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू फिनोमेना बेस्ड ऑन सजेस्टेड मॉडल। तो ये जो मॉडल हमने सजेस्ट किया है उस ऑब्जर्व बिहेवियर के लिए वो और क्या क्या नई चीजें दिखा सकता है, क्या क्या नई प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकता है, वो भी हम उस पे प्रिडिक्ट करेंगे। अब हमारा जो लास्ट स्टेप आता है दैट इज वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। वो जो मॉडल हमने सजेस्ट किया है, उसके बारे में हमने कुछ नए फिनोमेना प्रिडिक्ट किए हैं, वो हमारा वेरीफाइड है, वो सही है या गलत है, इस चीज का हम उसको टेस्ट करते हैं उस मॉडल को। और जब वो खरा उतरता है तब हमारा वो जो साइंटिफिक मेथड है अबाउट दैट प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, वो एक वैलिड प्रोसेस माना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी क्या चीज है? साइंटिफिक थ्योरी बेसिकली एक सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज को बोला जाता है। सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज को नाम दिया गया है साइंटिफिक थ्योरी, जो कि बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं द प्रोसेस और द फिनोमेना ऑफ नेचुरल बिहेवियर। तो वो जो नेचुरल बिहेवियर है, उस नेचुरल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता हुआ सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज को ही बोला जाता है क्या? साइंटिफिक थ्योरी। अब ये जो साइंटिफिक थ्योरी है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी डिस्क्रिपेंसी आया फ्रॉम द मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डेटा, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ में इसका थोड़ा सा भी डेविएशन होता है हमारा साइंटिफिक थ्योरी का, तो वो डिस्क्रिपेंसी जो है या वो डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा एक नई थ्योरी को लाने के लिए हमें बाउंड करता है, हमें ये बताता है कि इसमें कहीं ना कहीं इस थ्योरी में फॉल्ट है। तो वो कहीं ना कहीं गिव्स बर्थ टू द नीड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी और न्यू थ्योरी। तो ये हमारा साइंटिफिक थ्योरी था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज फिजिक्स। अब हम बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, वो क्या चीज है? तो फिजिक्स बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जो कि स्टडी करता है ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस, ऑल द नेचुरल फिनोमेना टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी नेचर में प्रोसेसेस हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करना, स्टडी करना, ये हमारा फिजिक्स ब्रांच के अंडर का पार्ट है, या उस स्टडी को ही हम फिजिक्स बोल देते हैं। तो ये बेसिकली फिजिक्स वर्ड जो है, ये फिजिक्स वर्ड डिराइव किया गया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस। तो फ्यूजिस एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस। तो ये जो फिजिक्स है ये वहां से डिराइव किया गया है, और इसका जो मीनिंग होता है दैट इज नेचर। नेचर। और ये बेसिकली
सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था इन 350 BC, इट वॉज बाय एरिस्टोटले। एरिस्टोटले साहब ने इनको इस कॉन्सेप्ट को 350 BC में इंट्रोड्यूस किया था। और फिजिक्स का जो संस्कृत इक्विवेलेंट है वो है भौतिकी। तो संस्कृत इक्विवेलेंट क्या है? संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी। भौतिकी। अब हमारा फिजिक्स जो है वो फिजिक्स इतना वास्ट है कि ये ऑलमोस्ट सारी फिजिकल साइंसेस पे इन्वॉल्व है। तो इस वास्टनेस को हमने डिवाइड किया है अंडर 2 हेड्स, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो हमारा बिफोर 1900, प्री 1900 का है, और जो मॉडर्न फिजिक्स है दैट इज पोस्ट 1900, मतलब 1900 के बाद का है। तो फिजिक्स को हमने क्लासिकल जो कि हमारा प्री 1900 का है, एंड मॉडर्न फिजिक्स जो कि हमारा पोस्ट 1900 का है। तो हमने अपने फिजिक्स की वास्टनेस को, उसकी जो बृहत्ता को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक क्लासिकल जो कि 1900 के पहले का कंसेप्ट डील करेगा, और मॉडर्न फिजिक्स जो कि 1900 के बाद का कंसेप्ट डील करेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट्स इन फिजिक्स। तो ये जो प्रिंसिपल थ्रस्ट्स की बात होती है, ये है एक यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मीन्स क्या कि हम दो अलग अलग या एक जनरल एक कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज कर रहे हैं, उसको ब्रॉडेन कर रहे हैं, दैट इज यूनिफिकेशन। उसको हम कई डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं, यूनिफाई कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको, दैट इज यूनिफिकेशन। और एक है रिडक्शनिज्म। उस रिडक्शनिज्म में हम क्या करते हैं, एक ब्रॉड सेंस को तोड़ के उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसके छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करते हैं, और इसके बाद में जब वो छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी की जाती है तो वो एक ब्रॉड जो हमारा फिनोमेना है उसकी स्टडी कंप्लीट होती है, दैट इज रिडक्शनिज्म। तो ये बेसिकली यूनिफिकेशन जो है ये एक अटेम्प्ट है एक डाइवर्स फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की। इट इज एन अटेम्प्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग डाइवर्स फिनोमेना। अब डाइवर्स फिनोमेना क्या है? अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो जैसे न्यूटन साहब ने जो अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इक्वली एप्लीकेबल है फॉर द बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, और वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है टू द प्लैनेट्स और द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और वही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो इस तरीके से हमारे पास में जो डाइवर्स फिनोमेना है, उस डाइवर्स फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की अटेम्प्ट को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। अब हम रिडक्शनिज्म पे आ जाते हैं। तो रिडक्शनिज्म जैसा कि मैंने बताया कि एक बड़ा जो प्रोसेस है, बड़ा सिस्टम है, मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है, उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने की अटेम्प्ट किसके टर्म पे, इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट। उस बड़े से सिस्टम को बनाने के लिए जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो पार्ट्स की टर्म पे उस बड़े सिस्टम को एक्सप्लेन करने की जो अटेम्प्ट है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। जैसे हम अगर थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो जो थर्मोडायनामिक्स है हमारा, उसमें जो सारे बल्क सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, लाइक
बल्क सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, उसको हम अपने जो किनेटिक थ्योरी है उस किनेटिक थ्योरी में हम कॉन्स्टिट्यूएंट, मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उसको इंटरप्रेट करते हैं और इसके बाद में वो जो हमारा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी था उसको हमने उसके माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म पे हम किनेटिक थ्योरी में स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से हम उसको रिडक्शनिज्म करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट। तो फिजिक्स में हमारे पास में स्कोप क्या है और क्या एक्साइटमेंट है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो हमारा फिजिक्स है ये बहुत डाइवर्स फील्ड को डील करता है, जैसे कि मैकेनिक्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स एक्सेट्रा। तो ये जो फिजिक्स की डाइवर्सिटी है, डाइवर्स डिसिप्लिन है फिजिक्स का, इसको समझने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि हम उस चीजों को क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करें, ना कि सिर्फ क्वांटिटेटिवली। और जो दूसरा हमारा टास्क होता है वो जो लेस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजों में से उसमें से लेस इंपॉर्टेंट चीजों को सॉर्ट आउट करना। तो ये हमारे पास में ये फिजिक्स की जो डाइवर्सिटी है उसको अंडरस्टैंड करने के ये दो पैरामीटर्स हैं, ये दो तरीके हैं, और यही हमारा स्कोप और एक्साइटमेंट लेके आते हैं फिजिक्स में। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस, अदर साइंसेस, अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। तो फिजिक्स बहुत फंडामेंटल साइंस है और इस फिजिक्स का हमारे जो कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ में मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ में क्या रिलेशन है। तो हमारे जो फिजिक्स की स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, रेडियो एक्टिविटी है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है एक्सेट्रा, तो इसने केमिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला दिया है और इसने केमिस्ट्री को हेल्प आउट किया है इन द रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में वो जो एलिमेंट्स हैं उनको रीअरेंज करने में ये हमारी फिजिक्स की स्टडी ने हेल्प आउट किया है, और साथ ही साथ उन एलिमेंट्स को समझने में हेल्प आउट किया है, उनके नेचर को, उनके वैलेंसी को, उनके केमिकल बॉन्डिंग को, और इसी तरीके से ये स्टडीज ने हेल्प आउट किया है केमिस्ट्री को टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब हम सेकंड देख लेते हैं फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ में क्या रिलेशन है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि फिजिक्स इज ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द टाइम्स, बहुत समय में हम फिजिक्स को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले यूज करते हैं, फॉर्मूले बिल्डअप करते हैं, डेरिवेशन डिराइव करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो मैथमेटिक्स को हम एज अ टूल यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने फिजिक्स का कनेक्शन मैथमेटिक्स के साथ में बता सकते हैं। अब हमारे पास में आता है फिजिक्स का रिलेशन बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ में क्या है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हमारे फिजिक्स का इन्वेंशन है, वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को जो बायो साइंस है वो यूज करता है टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, फ्रॉग्स एक्सेट्रा। इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने में बहुत कुछ हेल्पफुल होता है हमारा जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। देन द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो इन्वेंशन है उसने बायोलॉजिकल साइंसेस को हेल्प आउट किया है, उनको मदद की है टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल के स्ट्रक्चर को समझने में और उसको स्टडी करने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हेल्प आउट किया है। इसी तरीके से हमारा जो फिजिक्स का पार्ट है, एक्सरेज एंड न्यूट्रॉन
डिफ्रैक्शन इस फिजिक्स की हमारा पार्ट है। इस चीज ने बायोलॉजिकल साइंसेस को स्टडी करने में हेल्प आउट किया है। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में ये फिजिक्स की चीजें लाइक एक्सरेज एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन ने हेल्प आउट किया है। और इसी तरीके से हमारा जो रेडियो आइसोटोप्स का कंसेप्ट है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो फिजिक्स की रेडियो आइसोटोप्स के कंसेप्ट ने बायोलॉजिकल साइंसेस को हेल्प आउट किया है इन रेडियोथेरेपी, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है एंड अदर डिजीजेस को क्योर करने में, उनको ठीक करने में मददगार होता है। तो इस तरीके से हम अपना फिजिक्स का रिलेशन समझा सकते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के। तो चलिए फिजिक्स का रिलेशन हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी के साथ में कैसे है। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो फिजिक्स में इन्वेंट किया गया, वो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फिजिक्स का है, उसने एस्ट्रोनॉमी ब्रांच को हेल्प किया टू स्टडी द मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। तो जो हेवनली बॉडीज हैं स्काई में, जो अपने प्लैनेट्स हैं और अदर बॉडीज हैं, तो स्टार्स हैं, उनको उनके मोशन को स्टडी करने में हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फिजिक्स का है उसने एस्ट्रोनॉमी को हेल्प आउट किया। और इसी तरीके से जो रेडियो टेलीस्कोप है, इन्वेंशन ऑफ रेडियो टेलीस्कोप, इसने एस्ट्रोनॉमी को हेल्प आउट किया इन द डिस्कवरी ऑफ क्वासर्स एंड पल्सर्स एक्सेट्रा। तो क्वासर्स और पल्सर्स की डिस्कवरी में हमारा जो रेडियो टेलीस्कोप है इसने हेल्प आउट किया। ठीक इसी तरीके से जो फोटोग्राफिक टेक्निक है, डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफिक टेक्निक है फिजिक्स की, यूजफुल इन एस्ट्रोनॉमी। तो ये फोटोग्राफिक टेक्निक यूजफुल है एस्ट्रोनॉमी में, जो कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से जो फिजिक्स का डॉपलर्स इफेक्ट है उसने हेल्प आउट किया टू प्रिडिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और उसको एक्सपेंशन को यूनिवर्स के प्रिडिक्ट करने में जो हेल्प आउट हुआ वो डॉपलर्स इफेक्ट है, जो कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हम अपना समझा सकते हैं कि फिजिक्स कैसे एस्ट्रोनॉमी के रिलेशन में है। अब ठीक इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है, फिजिक्स का क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है जियोलॉजी के साथ में। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का स्टडी है विद डिफ्रैक्शन टेक्निक, जो फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद डिफ्रैक्शन टेक्निक, इसने जियोलॉजी को हेल्प आउट किया इन द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस रॉक्स के, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के रॉक्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में ये जो फिजिक्स का कंसेप्ट है इसने हेल्प आउट किया। ठीक इसी तरीके से जो रेडियो एक्टिविटी है फिजिक्स का कंसेप्ट, इसने इस जियोलॉजी को हेल्प आउट किया इन द एस्टिमेशन ऑफ रॉक्स एंड फॉसिल्स। फॉसिल्स जो जीवाश्म है और जो चट्टाने हैं उनकी एज को एस्टिमेट करने में, उनका अनुमान लगाने में हेल्प आउट हुआ ये रेडियो एक्टिविटी, जो कि फिजिक्स का कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं आगे। तो फिजिक्स का रिलेशन हम मेटियोरोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस के साथ में कैसा है वो समझाते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो प्रेशर है वो वेरी करता है टेम्परेचर चेंज के साथ में। टेम्परेचर चेंज करेंगे प्रेशर में चेंज आएगा। तो ये कंसेप्ट, ये जो स्टडी है, ये जो कंसेप्ट है फिजिक्स का, इसने मेटियोरोलॉजी को हेल्प आउट किया टू फोरकास्ट द वेदर फोरकास्टिंग, मतलब हमारा जो मौसम है उस मौसम का पूर्वानुमान लगाने में हेल्प आउट हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं फिजिक्स का रिलेशन हमारा सीस्मोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस के साथ में कैसे है। तो जैसा कि हम फिजिक्स में वेव्स को स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स, जो कि अर्थ के मूवमेंट, अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से जो
वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो फिजिक्स का पार्ट है। और वो फिजिक्स के पार्ट ने, उस स्टडी ने हेल्प किया सीज्मोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस को इन द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड देयर इफेक्ट्स। जो भूकंप आते हैं और उससे जुड़े हुए जो जो प्रभाव होते हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं, उनको स्टडी करने में सीज्मोलॉजी ब्रांच को फिजिक्स के जो स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, उसने हेल्प आउट किया। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स का रिलेशन सोसाइटी के साथ में कैसे है। तो जो हमारा इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन्स है, सेल फोन्स है, टेलीप्रिंटर्स है, फैक्स मशीन्स हैं, तो ये जो इन्वेंशन फिजिक्स ने किया है, इसने सोसाइटी को काफी हेल्प किया है इन दी एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन फार ऑफ प्लेसेस। आज हम यहाँ पे बैठ के और अपने संबंधी जो कि यूके में है, फ्रांस में, इटली में है, अमेरिका में है, दुबई में है, उनसे हम अपने मैसेजेस को बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है विद द इन्वेंशन ऑफ दीज मशीन्स। अब इसके बाद में जो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स एंड डिस्कवरी ऑफ रेडियो टेलीविजन हैं, रेडियो एंड टेलीविजन, इसने कम्युनिकेशन के फील्ड में एक क्रांति ला दी है। आज हम यहां पे बैठ के और वर्ल्ड के किसी भी कोने को कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। देन हम इधर इंडिया में बैठ के और किसी भी चैनल को देखना चाहें तो ये सैटेलाइट की जो लॉन्चिंग है, इसने हमें हेल्प आउट किया है उन सारे चैनल को वॉच करने में, व्यू करने में। अब हमारा जो एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, तो हमारी जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट थी, वो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल सोर्सेस पे डिपेंडेंट थे। कन्वेंशनल मतलब पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, इसके बाद में हमने उसको हाइड्रो एनर्जी को भी यूज किया। अब लेकिन फिजिक्स ने हमें बताया है कि हम बाकी के जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको भी ऑल्टरनेटिव सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ें तो रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे प्राचीन काल में इंसान जब कभी किसी दूसरे जगह पे जाना होता था तो वो अपने पैदल चल के जाता था और उसको बहुत समय लग जाता था वहां तक पहुंचने में। जैसे ही इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ तो वो जो डिस्टेंस थी उसको कवर करने में टाइम कम लगने लगा। अब इसके बाद में जैसे ही हमारे पास में डीजल इंजन आया, स्टीम इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैगलेव ट्रेन, अभी हम बुलेट ट्रेन, तो एयरवेज हैं, ये सारे कुछ जो रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, इन्होंने सोसाइटी को हेल्प आउट किया, उनको मदद की। ठीक इसी तरीके से हमारा जो एडवांसमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर्स में, लेजर्स में, ये जो एडवांसमेंट है इसने एनर्जी की रिक्वायरमेंट को काफी शॉर्ट किया है। कि पहले जो कंप्यूटर्स थे वो एक बहुत बल्कि हुआ करते थे, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करते थे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस होती गई उनका साइज कम होते छोटा होता गया, और इसके बाद में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होती गई। तो इस तरीके से फिजिक्स ने सोसाइटी को हेल्प किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।